Welcome friends, welcome to new concept. Okay, today we will learn about conservation of linear momentum. linear momentum का कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे। बोर्ड काफी गंदा हो गया है। तो वैसे इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम पिछले वाले एपिसोड में जान चुके हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में इसको यहाँ देखेंगे। तो पिछला वाला जो एपिसोड था उसमें हमने आपको सिंगल पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल दोनों के लिए हमने आपको लीनियर मोमेंटम क्या होता है इसके बारे में बताया था। तो हमने ये बताया था कि जैसे ये कोई एक सिंगल पार्टिकल है, इसका मास m है और ये पार्टिकल v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो इसका जो मोमेंटम था वो होता है mv। इतना मोमेंटम यानी लीनियर मोमेंटम को कभी कभी मोमेंटम बोलते हैं। तो ये जो लीनियर मोमेंटम है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। अगर इस पार्टिकल पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स F काम कर रहा है तो वो होता था हमारा dP/dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। करेक्ट। तो कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम बोलता है, पहले भी बता चुके थे, कि किसी पार्टिकल पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना कर रहा हो यानी वो जीरो हो तो हमारा जो उस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होता है तो वो कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट होता है, यानी उसका लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, उसका लीनियर मोमेंटम उतना ही रहेगा। सिमिलरली अगर कोई सिस्टम था जिसके अंदर कोई सिस्टम है जिसके अंदर कई पार्टिकल्स हैं, यानी वो सिस्टम एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इसमें कई पार्टिकल्स हैं, कई पार्टिकल से मिलकर वो सिस्टम बना है, मतलब M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 और M9। मतलब उस सिस्टम में कई पार्टिकल्स हैं, उनके अपने अलग अलग मास और उनकी अलग अलग वेलोसिटी भी हो सकती है, v1, v2, v3, v4, v5। तो उस सिस्टम पर भी वही रूल लागू होता है। तो उस सिस्टम पर अगर कोई पूरे सिस्टम पर अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा हो, पूरा नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम, और जो नेट फोर्स है वो एक्सटर्नल है, तो वो होता है पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा, पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा उसके रेट ऑफ चेंज के इक्वल। ये पूरे सिस्टम पर नेट जो फोर्स काम कर रहा है, अलग अलग पार्टिकल्स पर जो फोर्स काम कर रहे हैं, उनका जब हम वेक्टर सम करेंगे तो नेट रिजल्ट एक आएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। तो अगर ये पूरे सिस्टम पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना कर रहा हो, यानी अगर वो जीरो, अगर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है और उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो यानी ये भी जीरो हो जाएगा और dP सिस्टम बाई dt इक्वल टू जीरो मीन्स सिस्टम का, पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो भी
चेंज नहीं होगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर रहा हो तो पूरे सिस्टम का जो पूरा सिस्टम है उसका जो लीनियर मोमेंटम है फाइनल, पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। उसके अलग अलग जो लीनियर मोमेंटम होंगे, जैसे इसका वेलोसिटी है v1 तो m1 v1 यानी जो इसका लीनियर मोमेंटम है, और इसका अगर वेलोसिटी है v2 तो m2 v2, वो चेंज हो सकते हैं, बट ओवरऑल जो सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो ये है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कॉन्सेप्ट। एक चीज देखने वाली है कि लीनियर मोमेंटम, थोड़ी देर के लिए उसको P लिखते हैं, तो लीनियर मोमेंटम ये क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर सिंगल पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो यानी उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब वो एक कांस्टेंट वेक्टर होगा। अब देखो, लीनियर मोमेंटम में डायरेक्शन इन्वॉल्व है, तो लीनियर मोमेंटम के 3 कंपोनेंट करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जैसे एक्स डायरेक्शन की ओर px उसका कंपोनेंट, y डायरेक्शन की ओर कुछ होगा कंपोनेंट, उसको py लिखेंगे, और pz जो k डायरेक्शन की ओर होगा, और वो है कांस्टेंट। मतलब अगर वो k वेक्टर मान लो कांस्टेंट वेक्टर है तो kxi प्लस kyj प्लस kzk। सिंस पूरा वेक्टर एक कांस्टेंट है तो यानी उसके जो अलग अलग कंपोनेंट होंगे वो भी कांस्टेंट होंगे। यानी जो लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन होगा वो डायरेक्शन वाइज भी कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, यानी px की तरफ, px मतलब x डायरेक्शन की ओर, या वेक्टर में उसको i लिखते हैं ना, x डायरेक्शन को सिमिलरली ऐसे बनाते हैं ना 3ijk या xyz, तो हर डायरेक्शन में भी लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो ये भी बता रहा है कि उसका डायरेक्शन वाइज जो लीनियर मोमेंटम होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ द लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब जैसे इसको थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल्स या कंडीशन लेकर उसको और क्लियर करते हैं। पहले क्लियर करते हैं सिंगल पार्टिकल को, फिर सॉल्व करेंगे मल्टीपल केस को, तो मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल को, तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमने एक बॉम्ब लिया, ये एक बॉम्ब है, मान इसका टोटल मास है मान लो बॉम्ब का m, और अभी वो इनिशियली वो रेस्ट पे रखा हुआ है। ठीक है, अभी वो इनिशियली रेस्ट पे रखा हुआ है, तो अभी उसका लीनियर मोमेंटम p अभी मतलब इनिशियल थोड़ी देर के लिए, तो वो है आपका 0, मतलब 0i प्लस 0j प्लस 0। कोई मोमेंटम नहीं है क्योंकि पूरा जो ये बॉम्ब है वो रेस्ट में रखा हुआ है। ठीक है, अभी ये बूम ब्लास्ट हो गया, अभी ये ब्लास्ट हो गया,
इसका एक टुकड़ा इधर जा रहा है, दूसरा टुकड़ा इधर जा रहा है, तीसरा टुकड़ा इधर जा रहा है, और भी टुकड़े होंगे। तो ये टुकड़ा हुआ M1, ये हुआ M2, ये हुआ M3। ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट, बूम। अब ब्लास्ट होने के बाद उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई बम की, उसके 3 टुकड़े हो गए, और भी टुकड़े हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक हो गया M1, एक हो गया M2 और एक हो गया M3। ब्लास्ट या एक्सप्लोजन उसका केमिकल इंटरनल फोर्स है, जो है ना, जो काउंट नहीं होगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड करता है। तो हमने बाहर से इस पर कोई फोर्स लगाया नहीं, ये रखा था, ब्लास्ट हो गया, तो इसका जो फ्री फोर्स है वो इंटरनल था। तो पता चला कि हम इस पूरे प्रोसेस में, पूरा एक्सप्लोड जब हो गया ये, तो पूरे प्रोसेस में इस सिस्टम पर यानी इस बम पर कोई फोर्स नहीं लगा, यानी इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी जो शुरू में है वही फाइनल भी रहना चाहिए एक्सप्लोजन के बाद भी। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, मान लो कि जैसे ये जो M1 है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है V1 स्पीड के साथ, ये मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है V2 स्पीड के साथ, ये मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है V3 स्पीड के साथ। तो क्या करेंगे कि हम यहां पर I, J और K 3 डायरेक्शन ले लेंगे, और इनकी वेलोसिटी जो है V1, V2, V3, इनकी वेलोसिटी को I, J और K यानी X डायरेक्शन, Y डायरेक्शन और Z डायरेक्शन तीनों की ओर उसको रिजॉल्व कर देंगे। तो टोटल एक्सप्लोजन के बाद, मतलब फाइनल जब एक्सप्लोजन हो गया तो X डायरेक्शन की ओर हम मोमेंटम निकालेंगे, केवल X डायरेक्शन की ओर लीनियर मोमेंटम। तो वो पहले का होगा M1, V1, और इस वेलोसिटी का हम X कंपोनेंट निकालेंगे, जो भी एंगल बन रहा हो X के साथ तो उसका कॉस कर देंगे, तो वो X डायरेक्शन की ओर कंपोनेंट निकल आ गया। तो V1X निकाल लेंगे। अभी हम समझ रहे हैं कि I डायरेक्शन की ओर ही है, यानी X डायरेक्शन की ओर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दूसरा ये पार्टिकल लेंगे, इसका जो V2 है वो X डायरेक्शन की ओर उसका कंपोनेंट निकालेंगे, वो भी निकल आएगा। अगर ये V2 X एक्सिस के साथ, जैसे ये V2 है, जैसे ये V1 था, ये V1 मान लो X एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थोड़ी देर के लिए अल्फा, तो V1X कितना आ जाएगा, V1 की वैल्यू और cos अल्फा, सिंपल, यही तो होता है ना। और सिमिलरली अगर V2 अगर बना रहा है X एक्सिस के साथ एंगल बीटा, तो इसका कितना आ जाएगा, V2X, V2 और cos बीटा। तो ऐसे ही करके हम सबके कंपोनेंट निकाल लेंगे। ये हो गया, मतलब, और ये टोटल होगा I डायरेक्शन की ओर, मतलब X एक्सिस की ओर। सिमिलरली पूरे मोमेंटम एक्सप्लोजन के बाद जब बम फट गया तो उच्चतम मोमेंटम Y एक्सिस की ओर निकाल लेंगे। तो वो कितना आएगा, वो आएगा M1 V1 Y के लिए साइन एंगल कर देंगे उधर, ये सब आप जानते हैं, डायरेक्शन वाइज कंपोनेंट निकालना। और सिमिलरली जेड डायरेक्शन की ओर एक्सप्लोजन के बाद मोमेंटम, जेड डायरेक्शन की ओर आप कंपोनेंट निकाल लो सभी के, वो के एक्सिस से यानी जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है उसका कोसाइन ले लेंगे। वो हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो सब आप जानते हो। ये
इनिशियल जो बम था वो रेस्ट में था, यानी उसका एक आई एक्सिस के लॉन्ग, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग टोटल मोमेंटम कितना था, 0। और बम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं किया, यानी उसका जो फाइनल मोमेंटम था टोटल वो इनिशियल के इक्वल होना चाहिए। यानी ये पूरा जो एक्स एक्सिस की ओर जितना भी तुम्हारा मोमेंटम का वैल्यू आया है ये होना चाहिए पहले वाले के बराबर, यानी 0 के बराबर। सिमिलरली पहले y डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम कितना था एक्सप्लोजन के पहले, वो भी 0 था। एक्सटर्नल फोर्स कोई काम किया नहीं, तो जो भी आएगा एक्सप्लोजन के बाद पूरे बम का के कंपोनेंट का y का मतलब डायरेक्शन की ओर टोटल ये मोमेंटम ये भी आएगा आपका 0, और टोटल ये भी आएगा आपका 0, क्योंकि के मतलब के कैप का कंपोनेंट यानी जेड एक्सिस की ओर भी जो वैल्यू थी वो 0 थी मोमेंटम, तो एक्सप्लोजन के बाद भी 0 ही होना चाहिए। तो ऐसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन का यूज करके, ठीक। इसका एग्जांपल एक और देते हैं, ठीक है, तो आपको और क्लियर होगा। ये तो सिंगल पीस था, सिंगल बम था, ब्लास्ट हुआ और इसके कंपोनेंट हैं, तो लीनियर कंजर्वेशन ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे चलेंगे। मल्टीपल यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल की ओर, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी वही फंडा है, इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखो सपोज करो ये एक बॉल है M1, इसको M2 दे दो नाम, और ये बॉल है M1। ये बॉल यहां से चली और यहां से मान लो चल रही है V1 स्पीड से, और ये बॉल चल रही थी यहाँ ऐसे इस ओर जा रही थी V2 स्पीड से, कहीं से आ रही होगी, ये कहीं से ऐसे आ रही थी, अचानक इसके सामने आ गई, दोनों में टक्कर हो गई। अब ये बॉल जो M1 है ये मान लो V3 स्पीड से जा रही है, और ये M2 लिख लो, और ये M1 बॉल टक्कर के बाद इधर V4 स्पीड से जा रही है। ये यहाँ दोनों टक्कर हो गई और फाइनली उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हुआ, ठीक है। M1 बॉल V1 स्पीड से ऐसे जा रही थी, ये भी इसी तरह इस साइड से कहीं से आ रही होगी, अचानक दोनों में कोलिजन हुआ, टक्कर हो गया, और टक्कर होने के बाद ये बॉल उधर भाग गई, ये वाली आगे इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, और ये इधर आ गई ऐसे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कुछ नहीं मानते हैं, ज्यादा आपको समझ में आता ही है, उसमें क्या है इतना समझाने का। देखो तो यहां पर पहले इस सिस्टम को देखो, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ये एक सिस्टम था जिसमें 2 पार्टिकल थे, ठीक है। इस सिस्टम में हमने कुछ नहीं किया, ये दोनों अपने मोशन में थे और कोलिजन हो गया, टक्कर हो गया। टक्कर उनका इंटरनल फोर्सेस है, हमने बाहर से उसको फोर्स, उनमें कोई भी एक्सटर्नली हमने कोई फोर्स नहीं लगाया है। मतलब ये सिस्टम था गिवन कि ये V2 स्पीड से जा रहा था, ये V1 स्पीड से जा रहा था, ये एक सिस्टम था, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जिसमें 2 पार्टिकल थे M1 और M2। हम देखते रहे, उनमें आपस में टक्कर हो गई, हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं दिया, यानी हमने एक्सटर्नली इस सिस्टम पर कोई फोर्स नहीं दिया, तो यानी कि इनका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जो है वो
कांस्टेंट होना चाहिए हमेशा, कोलिजन के पहले, टक्कर के पहले और टक्कर के बाद भी। तो टक्कर के पहले भी और टक्कर के बाद भी, यानी टक्कर के पहले जो सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम था वो इक्वल होना चाहिए टक्कर के बाद, यानी पहले इनिशियल और एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंटम होगा वही होगा टक्कर के बाद एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम, और टक्कर के पहले यानी इनिशियल जो मोमेंटम होगा पूरे सिस्टम का वाई डायरेक्शन की ओर मोमेंटम, वही होगा टक्कर के बाद वाई डायरेक्शन की ओर। यानी डायरेक्शन वाइज जो लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेंगे, डायरेक्शन वाइज जो लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट चलेगा कि डायरेक्शन वाइज लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेंगे। तो इसको कैसे इसका लीनियर मोमेंटम लगाओगे यहाँ पर कंजर्वेशन, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है कोई इस सिस्टम पर, तो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा। तो सिस्टम के टक्कर के पहले यानी इनिशियल, यानी ये यहाँ पर कोलिजन हो गया, टक्कर हो गया, टक्कर के पहले एक्स डायरेक्शन की ओर, यानी इधर अगर आप एक्स ले लो, इधर आप वाई ले लो, और थोड़ी देर के लिए इस प्रॉब्लम को आप सिर्फ 2D में रखो यानी एक्स और वाई में, तो टक्कर के पहले यानी इनिशियली एक्स डायरेक्शन की ओर मोमेंटम कितना था, m1 v1, ये मान लो एक्स डायरेक्शन की ओर आ रहा है, ओके, केवल एक्स डायरेक्शन की ओर, और प्लस m1 v1, ठीक है, प्लस m2, हम एक्स डायरेक्शन की ओर ही ले रहे हैं तो डायरेक्शन हमारी फिक्स है कि हम इस डायरेक्शन की ओर बात कर रहे हैं, और इसका m2 और v2 का कंपोनेंट अगर ये एंगल अल्फा है तो cos अल्फा, ये है टक्कर के पहले पूरे इस सिस्टम का एक्स डायरेक्शन की ओर लीनियर मोमेंटम, और यही होना चाहिए टक्कर के बाद एक्स डायरेक्शन की ओर लीनियर मोमेंटम, तो यही होना चाहिए। टक्कर हो गई, टक्कर के बाद देखो m2 v3, और v3 मान लो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा 1, तो एक्स डायरेक्शन की ओर उसका कंपोनेंट तो cos अल्फा 1 प्लस इसका देखो ये वाला m1 जो इधर जो भाग गया था, ये मान लो एक्स एक्सिस से इस डायरेक्शन से एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा 2, तो m1 v4 और cos अल्फा 2, तो ये हुआ आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो टक्कर के पहले लीनियर मोमेंटम सिस्टम का, तो इसका लीनियर मोमेंटम इस पार्टिकल का वाई एक्सिस के अलोंग वो होगा 0, क्योंकि ये बिल्कुल एक्स डायरेक्शन की ओर अगर है तो m1 v1 और cos 90 वाई की ओर, तो वो तो 0 ही हो जाएगा, आपको पता है, और इसका m2 v2 और sin 90 साइन अल्फा, साइन अल्फा, ये एंगल अल्फा ना, तो अपर की ओर जो इसका कंपोनेंट आएगा वो होगा v2 साइन अल्फा, और इक्वल करो, ये है टक्कर के पहले। अब टक्कर के बाद देखते हैं, कोलिजन हो गया, टक्कर के बाद y एक्सिस की ओर इस पार्टिकल का टोटल लीनियर मोमेंटम m2 v3 साइन अल्फा 1 प्लस और इसका m1 v4 साइन अल्फा 2। तो ये है पूरे सिस्टम का y एक्सिस की ओर लीनियर मोमेंटम, और ये है पूरे सिस्टम का y एक्सिस की ओर लीनियर मोमेंटम टक्कर के पहले और टक्कर के बाद।
सिमिलरली ये था पूरे सिस्टम का एक्स एक्सिस की ओर लीनियर मोमेंटम टक्कर के पहले, और ये था एक्स एक्सिस की ओर पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम टक्कर के बाद। तो डायरेक्शन वाइज आपके लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहते हैं, ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर काम ना कर रहा हो। तो आई थिंक कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब आपको क्लियर हो गया है। अब हम लीनियर मोमेंटम के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट है उतना। अब हम नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और उसके कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।